बच्चों, मैं डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा आपका अर्पित रीजनिंग ऐप पर फिर से स्वागत करती हूँ। आज हिंदी की कक्षा में हम लोग कुछ और नई चीज़ें जानकारी लेकर आए हैं और इसे हम लोग सीखेंगे। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि कुछ प्रश्न आपको मैं देकर जा रही हूँ और उन प्रश्नों का जवाब आपको देना है। मुझे कुछ बच्चों ने उत्तर दिए भी हैं और मैंने उनको देखा है, पढ़ा है और कई बच्चों ने मुझसे कमेंट में बात भी की है कि मैम मुझे ये विषय थोड़ा ठीक लगा, मुझे ये जो जानकारी है वो सही लगी। तो चलिए ये इसी को आगे बढ़ाते हैं और इसी पे बात करते हैं हिंदी के राजभाषा के अस्तित्व की और उसके जुड़े हुए संस्थाओं की। तो पहला प्रश्न मैं जो पिछले कक्षा में देकर गई थी वो मैं आपको बताना चाहूँगी। मैंने पूछा था कि विश्व में कितने करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं, ठीक है। तो इसके आंसर में मैंने दिया था 70, 3, 4, 5, लेकिन कई बच्चों ने सही भी दिया है और कई मान के चलिए 1-2 बच्चों ने उत्तर दिए हैं, जिसमें से एक का भी सही नहीं है, एक का हल्का फुल्का करीबी है वो, लेकिन वो भी भारत के आधार पे। तो बात करते हैं भारत में हिंदी भाषी लोग। भारत में हिंदी भाषी लोग यानी हिंदी भाषा का जो प्रयोग करने वाले लोग हैं वो 70 करोड़ हैं। याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन हो गए, 70 करोड़। और विश्व में हिंदी भाषी लोग 3 करोड़ हैं, ठीक है। आंसर में 70 भी था और 3 भी था, तो बहुत लोगों ने कहीं पढ़ा होगा तो 70 करोड़ बता दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में आपके 70 करोड़ लोग हैं और विश्व में जो हैं वो 3 है। तो आपका प्रश्न विश्व पे था ना कि भारत पे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि हिंदी की जो राजभाषा का अस्तित्व है उसके लिए कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं काम करती हैं और उसको राजभाषा क्यों कहते हैं और राष्ट्रभाषा क्यों कहते हैं। तो इसके बारे में जान लीजिए, थोड़ा सा इसको पहले कंप्लीट बात समझ लीजिए, उसके बाद बताती हूँ। देखिए, जब भी ये प्रश्न आता है तो बच्चे कई बार, क्योंकि हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं, ठीक है, हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं, लेकिन उसको राष्ट्रभाषा केवल मानवीय स्तर पे यानी संवेदनात्मक स्तर पे या साहित्यिक स्तर पे यूँ कह लीजिए कि हम उसे एक तरह से अपने हृदय से स्वीकार करते हैं, इस वजह से राष्ट्रभाषा उसे स्वीकार किया गया। बाकी हिंदी को प्रशासनिक तौर पे राजभाषा का अस्तित्व उसको मान्यता प्राप्त है। तो ये आपका आंसर दूसरा होगा, हिंदी राजभाषा है। कभी भी आपका ये आंसर बदलना नहीं चाहिए, याद रखिएगा, हिंदी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा आपकी मानवीय संवेदनाओं पे आधारित है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे समझिए कि एक हमारी संतति है और हम उसको मतलब जैसे हमने आपको कई बार उदाहरण बहुत अलग अलग दिए हैं। जैसे समझिए पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा कहलाते हैं, तो क्या वो मेरे पिताजी के भाई हैं और आपके पिताजी के भाई हैं? नहीं, लेकिन उनको हम अपने मानवीय स्तर पे प्रेम के आधार पर हम लोग उनको चाचा कहते हैं। बच्चों के प्रिय हैं या अब ऐसा तो नहीं कि वो पुरोहित हैं या हवन कराते हैं तो उनको पंडित जी, तो इस तरह से जो उनको टाइटल्स मिले हैं या उनको जो चीज़ें वो मानवीय, उसी तरह से हिंदी भाषा के साथ भी है, क्योंकि हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, प्रयोग की जाती है, बहुत सरलतम इसका व्याकरण भी है, सीखा जाए तो एक बार में आ जाती है, क्लिष्टता नहीं है, स्पष्टीकरण इसकी लिपि में है। तो इस बहुत सारी खूबियां हैं इसके, और सबसे बड़ी खूबी मैं बताती हूँ इसकी लिपि है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक ही चीज के लिए रोमन में आपको अलग अलग ध्वनियों की एक ही चिन्ह मिलेंगे, जबकि हिंदी में हर ध्वनि का अलग अलग चिन्ह है। जैसे
अगर आपने देखा होगा कई जगह आई भी ई हो जाता है और ई भी ई हो जाता है, लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमारे लिए ई और ई दोनों भिन्न भिन्न चिन्ह हैं, यानी हिंदी में अलग अलग ध्वनियों की लिपियां हैं, इस वजह से वो बहुत सरलतम भाषा मानी गई है। तो और भी बात करते हैं आगे चल के। तीसरा प्रश्न आपको जो मैंने पूछा था कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए सबसे प्रमुख जो संस्थाएं हैं या संस्था है वो कौन सी है, तो आपको मैं बता देती हूँ। सबसे जो प्रमुख संस्था है वो आपकी है केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली, ठीक है। ये सबसे बड़ी संस्था है, ये केंद्र में है और इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे आगे की अभी क्लास में, अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी भाषा बोली से राजभाषा कैसे बनती है, तो उसका एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से आपको सिखाते हैं। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको मिल गई होंगी और उम्मीद करती हूँ ये जानकारी बहुत सारे बच्चों को कक्षा में नहीं मिली है। आपके किसी भी जब आप स्टेनो तरह के पेपर दे रहे होते हैं तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आज संस्थाओं के बारे में जब आप जानेंगे, जब आपको उनकी अस्तित्व के बारे में पता चलेगा तो बहुत सारी चीज़ें आप जानेंगे। तो बात करते हैं, आप देखिए सबसे पहले ये जानिए कि राजभाषा का कैसे स्तर चलता है। देखिए कोई भी बोली पहले होती है, ठीक है। बोली के बाद हमारी होती है उपभाषा, विभाषा, ठीक है, और परिमिष्ठित भाषा, और राजभाषा। किताबों में आप हेडिंग पढ़ लेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि किन की परिभाषा क्या है, कैसे ली गई है। देखिए सबसे पहले बोली का स्तर समझ लीजिए। बोली आप जानते हैं कि अगर हम किसी भूभाग की बात करते हैं, भूभाग का मतलब क्षेत्र, अगर भूभाग की बात करते हैं तो उसके भूभाग में आपके राज्य भी हैं, गांव भी हैं, कस्बे भी हैं, जिले भी हैं, प्रांत भी हैं। अब भूभाग आप बताइए, आप क्या गाँव कह देंगे, केवल आप कस्बा कह देंगे? नहीं। ठीक उसी तरह से हमारी राजभाषा का जो अस्तित्व है वो बोली से होता है। जब हम किसी बोली यानी भाषा के रूप को छोटे से स्तर पर प्रयोग करते हैं, छोटे से स्तर पर, जैसे मान लीजिए एक छोटे से गांव में बोला जा रहा है, 2-4 इधर आसपास के इलाकों में बोला जा रहा है, तो उसका स्तर होता है बोली, उसको बोलते हैं। तो हम इसकी परिभाषा ये देते हैं कि जब किसी भी आम बोलचाल की भाषा छोटे स्तर पे प्रयोग हो, ठीक है, तो वो बोली है। मैंने छोटे स्तर पे बताया आपको, छोटे स्तर पे प्रयोग हो तो आप इसे बोली कहेंगे। अब उपभाषा क्या है, तो उपभाषा देखिए यूँ समझिए कि उसको दिशाओं क्षेत्रों पे बांटा गया है। जैसे हम लोग कहते हैं कि दक्षिणी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, तो हम इनको एक पूरे राज्य स्तर पे, कई राज्यों के समग्र बड़े स्तर पे जब हम इसको बात करते, कई बड़े राज्यों के स्तर पे इसको समाहित करते हैं, तब इसका रूप बनता है उपभाषा, ठीक है। तो कई बड़े राज्य स्तर पर प्रयोग भाषा, तो वो हमारी बनती है उपभाषा। अब जैसे मान लीजिए आपने बिहारी उपभाषा बोला या मान लीजिए आपने राजस्थानी बोला, तो राजस्थानी में आप क्या क्या दे सकते हैं। जैसे मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था, मेवाड़ी है, मेवाती है, राजस्थानी है,
ठीक है, ये आपके सारे कैसे आ गए हैं, उपभाषा में। मान लीजिए आपने सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी में मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश है, आपका हरियाणा क्षेत्र है, आपकी बहुत सारी चीजें इसमें, और अब हरियाणा इतना सा तो है नहीं, उसमें और भी कई राज्य हैं, उत्तर प्रदेश इतना तो है नहीं। तो आप जान गए होंगे कि एक बड़े स्तर पे, एक छोटे स्तर पे हमारी जब काम करती है भाषा तो वो बोली है, और एक बड़े स्तर पे जब आती है तो वो उपभाषा है। ये बहुत बड़ा फर्क है। यूँ समझिए कि हमको अपना जैसे मान लीजिए कि कोई घर में इलाज नहीं जानता है, लेकिन फिर भी कोई बीमार पड़ता है तो कहता है इसको ये पिलाओ, इसको ये खिलाओ, तो वो डॉक्टर नहीं हो गया, उसको जानकारी है केवल। ठीक उसी तरह से ये बात याद रखिएगा, आपको ये हमेशा याद रखना है कि बोली और उपभाषा बिल्कुल डिफरेंट है। बोली का क्षेत्र में कोई साहित्यिक नहीं, कोई परिष्कृता नहीं। हम जैसा मान लीजिए अपने घर में भोजपुरी टूटा फूटा बोल रहे हो, अनगढ़ मणगढ़ बोल रहे हो, वो सब चलेगा, लेकिन उपभाषा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्याकरणिक रूप आने लगता है, तो इस वजह से इसका उपभाषा रूप पड़ता है। अब आते हैं विभाषा पे। विभाषा हमारी साहित्य के रूप में स्थापित है, यानी वो भाषा जिसके अंतर्गत हम अपने साहित्य की, तकनीकी की बहुत सारी चीज़ें निर्माण करते हैं, वो हमारी भाषा बनती है विभाषा। अब इसका नाम भी देखिए ना, वि मतलब विशेष, भाषा मतलब जिसमें हम अपने वो ज्ञान लिख रहे हैं, तो विशेष रूप से जिस भाषा में कोई चीज प्रस्तुत की जा रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विभाषा। तो आप ये बात समझ में आ गई होगी कि साहित्य की जो भाषा हुई वो हमारी कौन सी भाषा हुई, विभाषा। ये तीनों आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं परिनिष्ठित भाषा। ये है भाषा का परिष्कृत, परिमार्जित। मैंने कई बार कक्षा में बच्चों को पढ़ाया है कि जब भाषा बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, ठीक है, जैसे हम लोग मार्केट से कोई चीज़ 100% हर पैकेट पे लिखा होता है शाकाहारी या 100% शुद्ध या 100% प्योर, कुछ भी, तो इस तरह चीज़ का मतलब क्या है, यानी कि उसमें वो तत्व बिल्कुल जितना मांग रहा है उतना मौजूद है। ठीक उसी तरह से परिनिष्ठित भाषा का मतलब होता है कि व्याकरणिक आधार पे जो भाषा हमारी मान्य की गई है सामूहिक तौर पे कई स्तर पे, तो उसे हम लोग कहते हैं परिनिष्ठित भाषा। तो इस पे हम लिख सकते हैं व्याकरणिक नियमों पे आधारित भाषा। सर्व प्रतिष्ठित, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं राजभाषा। जाहिर सी बात है उस भाषा को ऑटोमेटिक स्थान मिल जाता है जो व्याकरण के आधार पे सही जाती हो या बिल्कुल शुद्ध हो। ये बात आप भी जानते हैं। अगर मान लीजिए किसी जैसे हम पुरुष को लेते हैं तो मान लीजिए सभी पुरुष हैं, लेकिन उसमें राम को पुरुषोत्तम क्यों बोला गया, क्योंकि उनके अंदर पुरुषों के सारे गुण मौजूद है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज़ में पूरी तरह से कोई चीज़ दिखाते हैं कि ये उसमें समाहित है, उसमें मौजूद है, तो वो हमारे लिए प्योर है और उसको हम सर्वज्ञ स्थान देते हैं। तो जिस भाषा में व्याकरणिक नियम होते हैं वो सभी जगह प्रतिष्ठित होती है, वही बनती है राजभाषा। और इसके लिए जरूरी है कानून, उसके लिए जरूरी है शासन सत्ता। तो यानी कि प्रशासनिक नियमों पे जो भाषा को मान्यता मिलती है उसी को कहते हैं, यानी राजकाज के कार्य हेतु प्रायोगिक भाषा। ये है आपका एक राजभाषा का आधार। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बोली क्या है, उपभाषा क्या है, विभाषा क्या है और परिनिष्ठित भाषा क्या है। और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि आपका राजभाषा क्या है। तो मेरे ख्याल से अब आप बात करते हैं कि हिंदी कितने राज्यों में मुख्यतः बोली जाती है। अगर मैं पूछूं अगर प्रश्न के रूप में कि कितने राज्यों में बोली जाती है तो कई लोग अलग अलग उत्तर देंगे
और शायद कहो इसका कहीं उत्तर मिले और कहीं ना मिले। तो जब आप बहुत अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको इसका प्रश्न का उत्तर मिलता है। 9 ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जो हिंदी भाषी कहलाते हैं, ये प्रश्न आ चुका है। और आपका लेखपाल में ये प्रश्न आया हुआ है कि हिंदी भाषी कितने क्षेत्र हैं, तो 9 क्षेत्र हैं। उन 9 क्षेत्रों के नाम लिख लीजिए, सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा। 9 क्षेत्रों के नाम। हिंदी भाषी 9 क्षेत्रों के नाम, ठीक है। अब जैसा कि सबको मालूम है यूपी सबसे बड़ा है, तो पहले नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश। तीसरे पे उत्तराखंड। बहुत पास पास लगी हुए क्षेत्र हैं। और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। राजस्थान, हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश। ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से कि 9 राज्य आपको मैंने ये लिखा दिए हैं और इसके भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग। अगर देखेंगे तो जो मैंने अभी पार्टीशन आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था, वैसे आज एक क्लास आपको इसलिए नहीं, कुछ तकनीकी खराबी के कारण नहीं हो पाई, लेकिन ये चीज़ें अलग हैं। अभी तो खैर आपके ऐसा जब लाइव क्लासें होंगी तो आपको कंटिन्यू क्लासें मिलती रहेंगी, सारी जानकारी मिलती रहेगी। एक बार और बता देती हूँ, जो बच्चे यूपी में, एसआई या एमपी में, या आप हिंदी से संबंधित जितने भी पेपर देना चाहते हैं, तो आपका अर्पित रीजनिंग ऐप पर हिंदी की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने हुए हैं, ठीक है। लाइव क्लास होगी आपकी 7 से 8, इसलिए आप अगर पढ़ रहे हैं इस समय 4 दिन 5 दिन जो भी आपको फ्री क्लासें मिल रही हैं, 7 से 8 आपकी क्लास होगी, ठीक है। आपको 299 मंथली पे करना होगा, पे कोर्स होगा वो, और आपको सबसे पहले अर्पित रीजनिंग ऐप लोड करना पड़ेगा। और इसको आप जितना बता सकते हैं लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए, और आप अपने कमेंट्स भी दीजिए, शेयर भी करिए। कमेंट्स के जरिए हमें पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मैं अपने बच्चों से जब हम कक्षा में भी बैठते हैं तो मैं उनके लिखने का पैटर्न नहीं देखती हूँ, मैं उनके चेहरे देखती हूँ, मैं उनके आके, तो अब मुझे आपको कैमरे को तो मैं देख रही हूँ तो मुझे आपका चेहरा तो दिख नहीं रहा, तो जो आप शब्दावली प्रयोग करते हैं, किसी कवि ने ठीक कहा है, आदमी के व्यक्तित्व की पहचान उसके वाणी की से हो जाती है। तो आप जो वाणी बोल रहे हैं, जो आप कमेंट्स लिखेंगे, मुझे पता चलेगा मेरे बच्चे को कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। तो कोशिश ये करिए कि आप कमेंट जरूर दीजिए। और अर्पित रीजनिंग ऐप पे ही आपको हिंदी की रेगुलर क्लासें मिल रही है। इस वक्त जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो जानते हैं कि मैम क्या कैसे बता रही हैं, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किताबी के साथ साथ आपका ये प्रैक्टिकल चीज़ है। मैंने पहले भी कहा व्याकरण आपको मैं प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगी, और प्रैक्टिकल आपको कैमरे पे भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। अब बात करते हैं संस्थाओं की। तो संस्था के बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग राजभाषा के विकास से संबंधित संस्थाएं। ये हम हेडिंग डालेंगे, राजभाषा की विकास
संबंधित संस्थाएं। ठीक है, इस पे बात करते हैं। अब कैसे, देखिए जब हम राजभाषा की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बनता है कि हमको ये सारी चीज़ें प्रशासनिक और कानूनी तौर पे और सरकार के जो नियम और जो संस्था और मंत्रालय हैं उनके आधार पे हमको जानना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये तो मैंने आपको सिखाई दिया कि राजभाषा वो कैसे बनती है। एक इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, वो लगाने को भी आता है। बोली, उपभाषा, विभाषा, परिनिष्ठित भाषा और फिर राजभाषा। इस तरह से अगर आपने याद रखा तो ये क्रम आप कभी भूलेंगे नहीं। और कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन सी कैसे बनती है, वो भी मैंने आपको बता दी। भाई आप अपने घर में मान लीजिए कुमाऊनी बोल रहे हैं तो वो आपकी एक छोटे मतलब कुमाऊं मंडल में जब आप बोल रहे हैं और उत्तर और पूरब और दक्षिण बटे हुए तो छोटे छोटे गाँव में जब आप बोल रहे हैं तो वो आपकी फिर बोली है। अब जब कुमाऊं मंडल में जब पूरी बोली जा रही है वो आपकी उपभाषा हो गई। और जब उपभाषा कुमाऊं, गढ़वाल, ये कई क्षेत्रों को ले ली और जब आपकी वो साहित्य उसमें दिखने लगा तो वो आपकी क्या कहते हैं, परिनिष्ठित हो गई। और जब उसको मान्यता मिल जाएगी कभी, अभी तो मिली नहीं, अभी तो हिंदी की मिली है, अभी तो वो तो हिंदी की भेद है। तो बात करते हैं अब इस पे संस्था पे। तो सबसे पहले डालिए जो मेन प्रश्न था आपका कि सबसे कौन सी संस्था सबसे ज़्यादा ही राजभाषा के लिए काम करती है, तो मैंने अभी बताया था केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली। समिति नई दिल्ली, इसका स्थापना वर्ष लिख लीजिए 1967 में। ठीक है, अब इसका काम क्या है मैं ये भी बता दूं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित जितने कार्यक्रम होते हैं, जितने उनके विचारों को जनमानस तक पहुंचाना होता है, उनके कार्यालयों में जो चीज़ें चलती हैं वो सारी व्यवस्था ये संस्था करती है। ठीक है, और यही आपकी सबसे बड़ी संस्था है, ये भी जान लीजिए अच्छी तरह से। ये बड़ी संस्था भी है और यही राजभाषा के लिए बड़े स्तर पे काम कर सकती है। इसके पास इतनी अथॉरिटी है कि ये जब चाहे तब हिंदी के रूप में बहुत सारे परिवर्तन कर सकती है, उसके नियमों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसको आयोग को गठन करना पड़ेगा। सो अब बात करते हैं हम लोग दूसरे शिक्षा मंत्रालय के अधीन कौन सी संस्थाएं हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी ये तो बड़ी एक संस्था थी जो काम कर रही है और करती रही है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के अधीन संस्था। देखिए अभी सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि इस लॉकडाउन के अंतर्गत शिक्षा की दुर्गति हो गई है। ठीक है, वो एक अलग विडंबना है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना सबसे ज़्यादा शिक्षक फैलाएंगे और विद्यार्थी। हाँ, अभी मैं तुरंत अभी आई हूँ तो अभी गणेश विसर्जन हुआ, तो गणेश विसर्जन में नहीं भी होंगे तो 30-40 लोग होंगे, तो 30-40 लोगों को कोरोना नहीं फैलाए, लेकिन अगर हम लोग 10 बच्चों को बिठा देंगे तो कोरोना फैल जाएगा। तो एक अलग बात है कि वो क्यों हो रहा है। शिक्षा का एक बड़ा स्तर बहुत गिराया जा रहा है और बच्चों की बड़ी इसमें विडंबनाएं हैं। बच्चे बहुत सारे गांव में हैं, वो दूर दराज टीचर के पास पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि ट्रेन भी नहीं चल पा रही है। वो जो कुछ मोबाइल के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, नेट के द्वारा पढ़ना चाहते हैं, उनके पास साधन की भी कमी कुछ हो जा रही है कुछ के पास। तो इसीलिए बेटा उन बच्चों जिनके पास है साधन, उनकी मदद के लिए हम टीचर लोगों ने ये सोचा कि हाँ हम लोग को कुछ करना चाहिए। सबसे ज़्यादा हिंदी को निम्न दृष्टि से मुझे याद आता है कि जब भी मैं कहती थी कि मैंने हिंदी से पीएचडी की, मैंने हिंदी से एमए किया या संस्कृत से, तो हिंदी से तुमने पीएचडी की, ऐसा लगता था जैसे मैंने कितना 3rd क्लास काम कर लिया और मतलब मैं सबसे निम्न हूँ।
तो आज मुझे ये लगता है पेपर का प्रारूप देखने पे कि अगर मैंने अब अभ्यास ना किया होता, मैंने अगर ये इतनी लंबी अपनी शिक्षा के अध्ययन को कार्य को जारी ना रखा होता, और आज भी जारी है, आज भी मैं पढ़ती हूँ, आप तो अब पढ़ रहे हैं, मैं तो आज भी इस उम्र में भी पढ़ती हूँ। तो बात करते हैं इसके लिए। तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन संस्था, ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है। और ये सबसे शिक्षा के रूप में कौन कौन सी आती है, तो सबसे पहला डाल लीजिए, नाम सुना होगा, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, सबसे बड़ी संस्था है, सम्मानित भी करती है, साहित्य अकादमी नई दिल्ली। और इसकी स्थापना जो है वो आपका हुआ है 1954 में, ठीक। 1954 में इसकी स्थापना क्यों हुई, इसका भी एक प्रश्न आता है, कई बार दे देता है साहित्य, कला, शिल्प, तो आपको याद रखना है साहित्य के विकास के लिए। जो भी व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में नया सृजन कर रहा होगा, समाज को नई चीजें दे रहा होगा अपनी रचना से, अपनी सृजन से, उसको बड़े स्तर पे सम्मानित, हमारे यहाँ के कई लोग साहित्य अकादमी के द्वारा सम्मानित हुए हैं, और कई आपके पेपर में साहित्य अकादमी के पुरस्कार पूछे भी गए हैं कि ये पुरस्कार साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसको मिला है। तो मैं ये भी पैटर्न आपको लेकर आऊंगी और ये भी लिखाऊंगी। अभी तो आप ये जान लीजिए कि इसका काम क्या है, इसके नाम से याद रखिएगा। साहित्य अकादमी का मतलब क्या है, इस संस्था का काम एक ही है, साहित्य को बढ़ावा देने वाले लेखकों को, कवियों को सम्मानित करना, और हिंदी भाषी संबंधित हो वो सबसे बड़ी बात है, हिंदी भाषी, ठीक है। दूसरी आ जाइए, दूसरा आते हैं नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है, ये भी नई दिल्ली। अधिकतर बड़ी जितनी संस्थाएं हैं बेटा वो दिल्ली में ही स्थापित हैं, ठीक है, ये तो आपको पता। और ये 1957 में, और सबसे बड़ी बात है इसका एक फुल शॉर्ट नेम भी एनबीटी। ये अगर आप इतना बड़ा नहीं याद कर सकते हैं तो एनबीटी याद कर लीजिए। एनबीटी का मतलब हुआ, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है, संस्था ये आपका है। अब बात करते हैं हम लोग इसका क्या काम है। देखिए इसका काम ये है कि जो शिक्षा, विज्ञान, साहित्य की श्रेष्ठ उच्च कोटि का मतलब हाई प्रोफाइल, उच्च कोटि का मतलब हुआ हाई प्रोफाइल जो पुस्तकों का प्रकाशन है, उनका कम मूल्यों पे जनमानस को वितरण है, वो काम ये संस्था करती है। मान लीजिए कोई बहुत अच्छी बुक है रिसर्च की, या बहुत अच्छी मान लीजिए किसी एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है और उसे मुझे साइंस के क्षेत्र में पढ़ना है, और तो इस संस्था ने उसका मूल्य कम किया और वो जनमानस को वितरण के लिए उपलब्ध कराया, ताकि उनकी जो चीज़ें हैं, आविष्कार की चीज़ें, उनके विचार सारी चीज़ें हमको मिल सके। तो इसका काम क्या है, एक तो प्रकाशन कराना उच्च कोटि की पुस्तकों का, और दूसरा जो प्रकाशित उच्च कोटि की पुस्तकें हैं उनके मूल्य को कम करके जनमानस तक पहुंचाना। तीसरी आप संस्था लिखिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय, बहुत अच्छी ये संस्था है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1960 में हुई थी, ठीक है। अब इसका क्या काम है, इसका काम है शब्दकोश, विश्वकोश जितने भी हैं और हिंदी भाषी जो विद्वान हैं वो उनके अनुवादिक, उनके निर्माण ये संस्था करती है। कौन सी? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। निदेश का मतलब होता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो इसका काम क्या है, शब्दकोश, विश्वकोश और जो भी होता है हिंदी भाषियों की जो भी पुस्तकों का है उनका प्रकाशन करना, तो ये काम ये करती है। और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। अगली संस्था, जानकारी केवल इसकी दे रही हूँ, ये कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप कर लीजिए। वैज्ञानिक तथा तकनीकी
नाम से ही आपको पता चल गया होगा। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। और मैं बता सकती हूँ ये आपको कैसे देखने को मिलता है। नई दिल्ली। इसकी स्थापना आपका हुआ था 1961 में। देखिए, आप लोग ने जब पुस्तक लेते हैं हिंदी की तो उसमें कुछ लिखा होता है कुछ प्रमुख शब्दावली। आपको मालूम है वो शब्दावली कहाँ से उठाए जाते हैं? यहाँ से। पत्र में प्रयोग होने वाले, निबंध में प्रयोग होने वाले, लेखन में प्रयोग होने वाले जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पत्र में तकनीकी शब्दों का प्रयोग होता है। वैज्ञानिक नहीं बोला मैंने, बोला तकनीकी शब्दों का प्रयोग होता है। और उन तकनीकी शब्दों को कहाँ से उठा के लाया जाता है या कहाँ से आपको दिया जाता है? यहाँ से दिया जाता है, ठीक। और विज्ञान से जुड़े जो आपको शब्दावली दिखाई देंगे वो सारी चीज़ें आपको इसी संस्था के थ्रू दिखाई देता है। यानी कि ये संस्था क्या करती है, जितने भी हमारे वैज्ञानिक या तकनीकी शब्दावली है उनको जनमानस तक पहुंचाने का काम ये आयोग करती है। और इसमें बहुत बड़ा लेवल है, ठीक है। अब बात करते हैं गृह मंत्रालय के अधीन, ठीक है। एक चीज़ और बता देते हैं जो बीच में थोड़ा सा रह गया था। मैंने जो आपको पहले संस्था बताई थी केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली, तो उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो ऐसा नहीं कि इस समय नरेंद्र मोदी है तो हमेशा नरेंद्र मोदी रहेंगे, नहीं। अगर प्रधानमंत्री हमारे मान लो मनमोहन हुए तो फिर वो होंगे। यानी जो केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष होगा वो हमारा केवल प्रधानमंत्री होता है, उसके हाथ में कमांड होता है। मैंने आपसे बोला ना कि वो बड़ी संस्था है, नंबर 1 पे वो संस्था चलती है, ठीक है। अब बात करते गृह मंत्रालय के अधीन संस्था। ये तो आपकी कुछ विशिष्ट चीज़ें हो गई, आपको सब मैंने काम भी बता दिया, सन भी बता दिया, ये चीज़ें बता दी। गृह मंत्रालय, भाई गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन सी संस्था होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आज का चैप्टर जो भी जानकारी आप आज ले रहे हैं वो आपको पुनः कब मिलेगी ये मैं भी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि जब व्याकरण हम लोग पढ़ाते हैं तो फिर बीच में ये नहीं कि आज ये पढ़ाते हैं, क्रम होता है। जब तक एक चैप्टर ख़त्म नहीं होता तब तक दूसरा हम लोग नहीं बताते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि कई बार कोई चैप्टर 7-7, 10-10 दिन चलता है। जब ऑफलाइन हम लोग पढ़ाते हैं तो फिर कंटिन्यू हम लोग बच्चों की बात को सुनते हैं। और जाहिर सी बात है जब हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो आपके कमेंट से हमको पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज़ें कहाँ तक समझ में आई और कौन सी चीज़ें नहीं आई। प्रश्न आप देते जाइए, प्रश्न मैं भी देती जाऊँगी, उत्तर आपको मिलता जाएगा और आप अपने संशय को दूर करते रहिए। तो गृह मंत्रालय के अधीन संस्था आ जाते हैं। सबसे पहला है राजभाषा विधायी आयोग। राजभाषा विधायी आयोग, ठीक है, ये है। और इसकी स्थापना का वर्ष है 1965। 1965, ठीक है। अब इसका क्या काम है? तो केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी के जो पाठ का निर्माण करना। अधिनियम का मतलब क्या होता है? नियम, एक ही बात है, विशिष्ट नियम, ठीक है। तो जो हमारे सरकार के जो नियम होते हैं उनका हिंदी पाठ्यकरण यानी कि उनको हिंदी में लिखना इस संस्था का काम है, ठीक। सिंपल भाषा में मैंने बताया कि सरकारी नियमों को हिंदी में बताना इस आयोग का काम है। अब आते हैं दूसरा, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। जैसा कि नाम से आपको दिख रहा होगा अनुवाद, अनुवाद का मतलब ट्रांसलेशन, ठीक है। ऐसी भी कई संस्थाएं हैं जिनको कि हमें अनुवाद का भी काम दिया गया है। आपको मालूम है जब आप कई बार आप लोग को नहीं पता होगा
हिंदी के जरिए और अंग्रेजी के जरिए कई लोग, राजदूत की बहुत बड़ी अच्छी वैकेंसी गोपनीय स्तर से निकलती है, उतनी ओपन नहीं निकलती, क्योंकि राजदूत वही राजदूत यानी कि जो एक राज्य, एक देश से दूसरे देश की जो बात पहुंचाता है उसको दोनों भाषाओं का ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। और वो जब एक अच्छे सरकारी जॉब में रहता है, मिलिट्री वाले जॉब में या सैनिक वाले जॉब में या तकनीकी क्षेत्र में, तो उसी को ये जॉब ऑफर की जाती है। आप समझते हैं कि इसका कोई खुला हुआ ब्यौरा निकलता है, फॉर्म निकलते नहीं। तो एक बात बता दूं कि जो ये अनुवाद वाला जो सिस्टम है ये आपको न्यायालय में भी मिल जाता है। और जैसे आप मान लीजिए किसी और भी संस्था के थ्रू काम कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए बहुत सारे चांसेस हैं। तो अनुवाद के सिस्टम को भी आपको आना चाहिए, वो मैं भी आपको बताऊंगी आगे की कक्षाओं में। तो इसका काम क्या है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का, कि जो भी हमारी चीज़ें हैं उनका हिंदी में अनुवाद करना। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ अंग्रेजी में है, कोई चीज़ तमिल में है, कोई चीज़ तेलुगु में है, तो उन नियमों को हिंदी में अनुवाद करके सरल भाषा में प्रस्तुत करना ही हमारा इस संस्था का काम है। नेक्स्ट आपका आ जाता है राजभाषा विभाग। राजभाषा विभाग, और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका काम है संघ। संघ का मतलब होता है कि एक विचार को लेकर खड़ी हुई संस्था अलग से। जैसे कई लोग कहते हैं ये संघ का आदमी है। संघ का आदमी जैसे इस समय बीजेपी का बोलबाला है, तो जाहिर सी बात है जो लोग बीजेपी को करते हैं, नहीं सभी कर रहे हैं, जो ना पसंद हो वो भी कर रहे हैं, जो पसंद हो वो भी कर रहे हैं, एक इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो संघ का मतलब हुआ कि जैसे एक पूरे भारत को बांधने वाला जो संस्थात्मक रूप है उसमें उसकी स्थिति है भाषा में। तो क्या है मैं बता देती हूँ। संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रोग्राम वाले प्रयोग से संबंधित सभी मामले, यानी संघ में जितने भी हमारे भारत सरकार के संघीय क्षेत्र हैं उनके जो मामले होते हैं उनको हिंदी में पूर्ण करने का, निपटारा करने का या उनको हिंदी में प्रस्तावित करने का काम इस आयोग का है, इस विभाग का काम है। ठीक है, संघ के कार्यों को हिंदी में प्रस्तुत करना, संघ के कार्यों को हिंदी में, एक लाइन का है ये। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आ जाइए कानून और विधि मंत्रालय के अधीन संस्था। कानून या विधि, मैंने कई बार कक्षा में बताया है कि विधि का मतलब भी होता है कानून और नियम, और ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। पर्यायवाची बहुत अच्छे से आनी चाहिए बेटा। आजकल सिस्टम बिल्कुल बदल गया है। आपको सभी भाषाओं पे हल्का हल्का, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ तो हिंदी भाषी क्षेत्र में अंग्रेजी, हिंदी और अपनी स्थानीय भाषा को स्थान, और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी यही कहा गया कि बच्चे को अपनी स्थानीय भाषा में कक्षा 6 तक आप पढ़ाइए, फिर हिंदी और अंग्रेजी उसमें आपको बताना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा, आने वाले सत्रों में हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत कठिन हो जाएगी। सो आपको याद रखना है कि अब जैसे मान लीजिए उसमें तो ये भी प्रावधान किया गया कि जो बच्चा जहाँ है वहीं पेपर देगा, वहीं उसका पेपर होगा और वहीं उसको क्या कहते हैं जॉब भी उसी संस्थान में मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, कितनी सही होंगी कितनी चीज़ें गलत होंगी वो तो समय की बात है। अभी बात करते हैं इस पर। कानून और विधि मंत्रालय के अधीन संस्था ये कौन कौन सी हैं? तो एक संस्था का नाम लिख लीजिए, राजभाषा विधायी आयोग। राजभाषा विधायी आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। अब अच्छी तरह से जान लीजिए, पहले ये संस्था गृह मंत्रालय के पास था। ये नोट आप अपने दिमाग में फिट करिएगा या कहीं लिख लीजिएगा। ये संस्था पहले गृह मंत्रालय के पास थी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती थी, लेकिन बाद में कानूनी नियमों का जो हिंदीकरण होने लगा, ठीक है, राजभाषा के आधार पे हिंदी में जो होने लगा, उसके लिए इस संस्था का निर्माण हुआ। तो कानूनी नियमों के लिए ये गृह मंत्रालय, इस तरह का प्रश्न कई बार पूछ सकता है कि कौन सी इसमें से संस्था पूर्व में गृह मंत्रालय के पास थी, तो आपको याद रखना है राजभाषा विधायी आयोग। ठीक है, अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संस्था। सूचना एवं प्रसारण
ये तो आप जानते ही होंगे। हमारा आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, फिल्म है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि भाषा का विस्तार को प्रेजेंट करते हैं। सो हम लोग अब बात करते हैं इस पर। सबसे पहले है प्रकाशन विभाग। प्रकाशन विभाग, ठीक है। प्रकाशन विभाग की स्थापना हुई 1944 में। 1944 में हुई और इसका काम क्या था? पब्लिकेशन, यानी कि जो छपाई के काम को है, वो राजभाषा के छपाई के काम को या हिंदी भाषी जो भी चीज़ें हैं प्रस्तावित हैं, जो कानूनी तौर पे जो हमारे शासन के राजकाज के तौर पे, उसके काम को बढ़ावा के लिए इसके संस्था का निर्माण हुआ। दूसरा है फिल्म विभाग, सब लोग चर्चित हैं इससे। इसका हुआ 1948 में। ये इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आता भी है, याद रखिएगा। ये सूचना वाला आता है कई बार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके रखिएगा। अब बात करते हैं इसका तो समझ ही गए होंगे, फिल्मों के द्वारा इसकी रचना होती है। पत्र सूचना कार्यालय, पत्र सूचना कार्यालय, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, ठीक। और इसका काम ये था कि जो प्रेस के या जो पत्र वाले सिस्टम है उन पे ध्यान देना। अगला है आकाशवाणी, इसका तो सन पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। आकाशवाणी भी राजभाषा के रूप में बहुत अच्छे से संस्था काम करती है। 1957। और अब आया दूरदर्शन। दूरदर्शन 1976 में, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ संस्थाएं आपको मैंने प्रमुख बताई, जो हैं तो बहुत सारी, लेकिन उनका कोई अस्तित्व तो उतना पेपर में नहीं आता है। जो आता है वो मैंने आपको इम्पोर्टेंट के साथ बता दिया कि किसका कैसे काम होता है। सो अब बात करते हैं हम लोग कि कुछ आपको चीज़ें मैं प्रश्न के जरिए आपको दिखाऊंगी, लेकिन अगली कक्षा में। लेकिन अभी बात करते हैं कि इस समय आपकी कौन कौन सी चीज़ें लिपि पे चर्चा करते हैं थोड़ी बहुत, तो बताते हैं आपको। चलिए लिपि की बात कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा और चाहेंगे समय, कोशिश ये करिएगा, मैं इसके प्रश्न लेकर आऊँगी और मुझे जवाब चाहिए। और मैं अभी एक और आपको प्रश्न देकर जाती हूँ कि कौन सी मतलब इस समय किस वर्ष, आप प्रश्न लिख लीजिएगा, किस वर्ष राजभाषा हिंदी की स्वर्ण जयंती मनाई गई? किस वर्ष राजभाषा हिंदी की स्वर्ण जयंती मनाई गई? ऑप्शन में लिख लीजिए 2016, 1998, 1999, 2000, ठीक है। तो ये आप अंदाज़ा लगाइएगा। एक और प्रश्न आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि पहले अंग्रेजी में ही टाइप होती थी, हिंदी में टाइपिंग का कोई प्रचलन नहीं था। तो आपको ये बताना है कि हिंदी फॉन्ट या फॉन्ट कोड कन्वर्टर, एक बार मैं लिख देती हूँ ब्लैक बोर्ड पे, हिंदी फॉन्ट या हिंदी या फॉन्ट कोड कन्वर्टर, फॉन्ट कोड कन्वर्टर, फॉन्ट कोड कन्वर्टर
कन्वर्टर। इस वेबसाइट को किस सन में लॉन्च किया गया था? और इसके 4 ऑप्शन हैं। जैसे पहला मैं देती हूँ 21 जून 2004, 22 जून 1999, 21 जून 2005 और 1 सितंबर 2002। तो ये आपका मतलब इस फॉन्ट का निर्माण किस सन में हुआ था? तो मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आपको बहुत रुचिकर लगी होगी। आपके हिसाब से चीज़ें बहुत ज्ञानवर्धक मैंने आपको चीज़ें दी हैं। देखिए किताबों में बेटा सारी ये चीज़ें मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें मौजूद नहीं है, लेकिन सच्चाई है, मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, आप अर्पित रीजनिंग ऐप लोड कर लीजिए, ठीक है। आप जब प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको अलग से ये दिखाई देगा और आप उसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपको उसमें 1 तारीख से उसमें एडमिशन शुरू हो जाएंगे। 1 तारीख का मतलब जो आने वाला 1 तारीख है और उसकी 1 तारीख से ही क्लास चालू होगी, वो भी लाइव, यानी कि जो अभी आपकी ये रिकॉर्डिंग क्लास है लेकिन ये आपकी लाइव कक्षा में, यानी हम भी मौजूद होंगे, आप भी मौजूद होंगे। हम दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे की संवेदना, सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो हम लोग 1 तारीख से सारी चीज़ें हम लोग एक फिर से मिलेंगे और कोशिश ये करिए कि इसके बीच 1-2 क्लासें और पढ़ेंगी, जो भी होगा, ठीक है। क्लास लेते रहिए, जो भी आपको क्लास मिल रही है आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बिना सब्सक्राइब करे आगामी कुछ भी चीज़ें इसमें होंगी तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए, लाइक अगर मन हो तो करो और ना मन हो तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ईश्वर को भी अनलाइक करने वाले बहुत हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें मैंने आपको बहुत चुनिंदा खास चीज़ें बताई। सो हम लोग अगली कक्षा में हम मिलेंगे जो कि लिपि के एक बहुत बड़े बृहद रूप को पढ़ेंगे। और आज की कक्षा इतनी ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में।